Okay, so today's our topic of discussion is mechanism of breathing, which is the part 2 of our ongoing series breathing and exchange of the gases. ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार उसको देखिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए. ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जहाँ पर हमने जो है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी, लाइक ब्रीदिंग क्या होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है. ठीक है, तो ये टॉपिक उसी के कंटिन्यूएशन में है. यहाँ पे आज हम लोग ब्रीदिंग को डिटेल में देखेंगे, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की फिजियोलॉजी को समझेंगे. ठीक है, तो देखिए ब्रीदिंग एक्चुअली में क्या है कि इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन. ठीक है, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, दोनों ही चीज़ों को मिला करके हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द इनहेलेशन. ये देखिए एयर जो है वो इन्वायरमेंट से इंटर कर रही है लंग्स में. ठीक है, दिस इज द इंस्पिरेशन और इनहेलेशन. और ये देखिए यहाँ से फिर जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये लंग्स से ये देखिए आउटसाइड निकल रही है बाहर एनवायरनमेंट में. इसको हम लोग एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन बोलते हैं. तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस. इंस्पिरेशन during which atmospheric air is drawn in and expiration by which the alveolar air is released out. ठीक है, तो ब्रीदिंग जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को इन्वॉल्व करके ही बोली जाती है, दोनों इंक्लूडेड रहते हैं ब्रीदिंग में. ठीक है, अब आइए इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता कैसे है. ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इसमें समझने की कोशिश करिएगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लंग्स रिसाइड्स इनसाइड द थोरेसिक चैम्बर. ठीक है, और ये थोरेसिक चैम्बर जो है वो एक एयर टाइट चैम्बर होता है. अब इससे ये एयर टाइट चैम्बर बनता कैसे है, देखिए समझने की कोशिश करिए इस डायग्राम से. ये जो है यहाँ पे दिखाई हुई है, ये सब वर्टिब्रल कॉलम दिखाया हुआ है डॉर्सल साइड से. ठीक है, तो डॉर्सल साइड पे वही ये वर्टिब्रल कॉलम है. वेंट्रल साइड पे आप ये देख सकते हैं, ये स्टर्नम दिखाया हुआ है. ये दिस इज द स्टर्नम. ठीक है, ओके. अब ये देखिए ये रिब्स जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से निकल करके स्टर्नम को ज्वाइन कर रही हैं. ये देखिए ये बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है. ये रिब्स जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से निकल करके स्टर्नम को ज्वाइन कर रही हैं. ठीक है, और ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे इस डायाफ्राम पे रखा हुआ है, ये इस पे रेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो देखिए डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड से स्टर्नम, और लेटरली ये रिब्स एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं. ये रिब्स कितनी होती हैं, 12 पेयर ऑफ द रिब्स होती हैं. आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, ये 12 पेयर्स हैं रिब्स की. ठीक है, तो डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, लेटरल साइड पर रिब्स, ये मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिब केज. ठीक है, और ये स्ट्रक्चर रेस्ट करता है इस डायाफ्राम पे. ठीक है, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई हमारे थोरेसिक चैम्बर की. और इसके अंदर ये देखिए ये लंग्स है, ये जो पिंक कलर से आप देख रहे हैं ये हमारे लंग्स हैं जो इसके अंदर रहते हैं. ये एक एयर टाइट चैम्बर है. ठीक है, अब देखिए इंस्पिरेशन एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं. एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि सपोज दिस इज एन एयर चैम्बर. ठीक, ये कोई कंटेनर है हमारा और इसके अंदर ये गैस जो है हमने फिल कर रखी है. ये हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके अंदर पड़े हुए हैं. ठीक है, ओके. अब देखिए ये गैसियस मॉलिक्यूल इस पे कोई ना कोई प्रेशर लगा रहे होंगे. ठीक है, इस चैम्बर पर कोई ना कोई प्रेशर लगा रहे होंगे. ओके, अब देखिए अब अगर हम इस ये जो हमारा चैम्बर है, अगर इसके साइज को हम इंक्रीज कर दें, जल्दी से हमने इसके साइज को इंक्रीज कर दिया और ये जो गैस है ये अगर इसकी क्वांटिटी हम सेम रखें, ऐसे ही एज सच रखें, तो देखिए ये हमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दी. तो देखिए क्या होगा, अब ये गैस जो है ना, जो अभी तक टाइटली पैक्ड थी वो अब लूजली पैक्ड हो जाएगी, मतलब इसकी मूवमेंट बढ़ गई. ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि गैस का प्रेशर जो है वो कम हो गया. क्यों कम हो गया, क्योंकि हमने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया.
हमने इस कंटेनर के साइज को बढ़ा दिया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, जिस वजह से जो गैस थी उसके अंदर उसका प्रेशर जो है कम हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इस कंटेनर के साइज को कम कर दें तब क्या होगा? तब ये जो गैसियस मॉलिक्यूल जो टाइटली पैक्ड हैं ये और टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। ये देखिए, और टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। ठीक है जी हाँ, ये देखिए। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा कि अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अब इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि हमने वॉल्यूम को कम कर दिया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यह मतलब समझ में आना चाहिए पूरी तरीके से कि अगर हम किसी भी चैम्बर का या किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम अगर इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और वॉल्यूम को कम कर देने से प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब वॉल्यूम और प्रेशर का कोई ना कोई रिलेशन है, और ये रिलेशन जो है वो ऑपोजिट है। सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो डायाफ्राम आपको दिख रहा है, ये देखिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। ये देखिए, ये नीचे की तरफ मूव करेगा डायाफ्राम। ठीक, अब देखिए, ये जो हमारी रिब्स हैं इनके बीच में यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स लगी रहती हैं। ठीक, ये ऐसे जो है हमारे रिब्स के बीच बीच में इंटरकोस्टल मसल्स लगी रहती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं आउटसाइड, बाहर की तरफ। ठीक, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारा चेस्ट जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए, समझने की कोशिश करिए, डायाफ्राम जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये देखिए, नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? ये जो रिप्स हैं हमारी, ये जो है चेस्ट को एक्सपेंड करेंगी तो ये बाहर की तरफ मूव करेंगी, जिससे क्या होगा? ये अच्छा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो है इनहेलेशन करना है। अच्छा, इससे क्या होगा? अभी हमने बताया कि अगर जो है वॉल्यूम को हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रेशर ऑलरेडी जो है अपने आप कम हो जाएगा। तो देखिए, इसके डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से ये नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और चेस्ट एक्सपेंड कर जाएगा। ये रिब्स जो है वो आउटसाइड जो है मूव कर जाएंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाने से क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज कर जाने से प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जब अंदर प्रेशर कम हो जाएगा तो हमें पता है गैसेस विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये देखिए, लंग्स के अंदर इंटर कर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? इसी को हम लोग इंस्पिरेशन बोलते हैं। आइए इसी को पढ़ लेते हैं यहाँ पे। द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट सेंडिंग द रिब केज अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ये पॉइंट याद रखना है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, ओके। अब ये देखिए, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट मूव्स डाउनवर्ड। ये पॉइंट याद रखना है कि डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा? वॉल्यूम इनसाइड ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस एंड द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। ये पॉइंट याद रखना है इंस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिससे क्या होगा? आप देखिए, प्रेशर अंदर कम हो चुका है तो एयर इंटर्स द लंग टू इक्वलाइज द प्रेशर। ठीक है, एयर जो है वो एनवायरमेंट से, मतलब बाहर से, लंग्स में इंटर कर जाएगी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट इंस्पिरेशन। आई होप ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। अब आइए एक्सपिरेशन समझ लेते हैं। देखिए, सेम डायग्राम यहाँ पर है। अब देखिए क्या होगा कि अब ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई, अब ये डायाफ्राम जो है ना वापस से रिलैक्स मोड में आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक, और ये देखिए, ये जो चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया था ना ये वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जो चेस्ट एक्सपेंड कर गया था अब वो वापस से रिलैक्स मोड में आ जाएगा। ठीक, जिससे क्या होगा? अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए। वॉल्यूम के कम हो जाने से प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा इनसाइड द लंग्स। ठीक है, अभी हम लोग जैसे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे हमें वर्ड देखने को मिलेगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की, वो बात करेंगे। तो इंट्रा मतलब होता है विद इन या इनसाइड, एंड पल्मोनरी मीन्स लंग्स। तो लंग्स के अंदर जो है वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो गैस विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड
ये लंग्स से एनवायरनमेंट में भेज दी जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं। देखिए, द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, हम लोग अभी बात किए थे कि रिब्स के बीच में यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स लगी होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बाहर की तरफ, ठीक है, तो रिलैक्स करेंगी इस डायरेक्शन में। तो देखिए, इंटरकोस्टल मसल जो है रिलैक्स करेंगी, सेंडिंग द रिब केस डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। डायाफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड। ये देखिए, डायाफ्राम जो है यहाँ पे, ये देखिए रिलैक्स कर रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया है, तो ये देखिए इसकी इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। डायाफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड। फिर देखिए, द वॉल्यूम इनसाइड ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर गई। फिर क्या होगा, प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, यही तो हमें चाहिए था एक्सपिरेशन के लिए, प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एयर एग्जिट्स द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर, ये जो एयर है वो लंग्स से बाहर एनवायरनमेंट में निकल जाएगी, ठीक है। ये आपको एक्सपिरेशन हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इस डायग्राम में भी अब आप इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए, डायाफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, जिससे क्या होगा, अब देखिए ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये देखिए रिब्स एंड स्टर्नम रेस्ट ये इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी। वॉल्यूम के इंक्रीज कर जाने से अंदर की तरफ जो है वो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर जो है ना वो इंटर कर जाएगी, मतलब इंस्पिरेशन हो जाएगी। ये डायग्राम है हमारा इंस्पिरेशन का। अब देखिए सेम डायग्राम, डायाफ्राम जो है रिलैक्स कर जाता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ये देखिए, ठीक है। अब ये भी अपनी रिटर्न ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा और प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगी लंग्स से, लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग एक्सपिरेशन बोलते हैं। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में आइए कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में। देखिए, इंस्पिरेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग एयर ऑक्सीजन इनटू द लंग्स फ्रॉम द आउटसाइड, ओके। एक्सपिरेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड, ओके। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जबकि यहाँ पे रिलैक्स कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए, due to this the volume of the thorax increases and lungs expand, and due to this the volume of the thorax decreases and the lungs get compressed, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगी। पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे फॉल कर जाएगा और यहाँ पे पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए ये डायग्राम जो है, इससे समझने की ये कोशिश करिए कि देखिए लंग्स हमारे ओरिजिनल पोजीशन इसमें रहते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए, जब ये डायाफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये देखिए ये जो है डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया नीचे की तरफ, जिससे क्या होगा, ये देखिए लंग्स हमारे एक्सपेंड कर गए, मतलब एयर इनके अंदर इंटर कर गई, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म गिवन है कि नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। देखिए, इस टर्म को समझने की कोशिश करिएगा, इस डायग्राम के थ्रू हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए लंग्स हमारे ओरिजिनल पोजीशन में ऐसे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें कराना है इंस्पिरेशन, हम ऐसा वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं कि इंस्पिरेशन कराना है, क्यों, क्योंकि इंस्पिरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक। तो आप सबको पता है कि एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसके लिए एटीपी चाहिए, एटीपी खर्च करनी पड़ रही है, ठीक है। तो देखिए एटीपी कैसे खर्च करनी पड़ रही है, ये जो डायाफ्राम है हमारा, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ रहा है नीचे की तरफ, और अभी हमने देखा था कि जो है इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, इसको एक्सपेंड कर रही हैं चेस्ट को हमारे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर जो है अंदर की तरफ कम किया जा रहा है, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट किया जा रहा है, प्रेशर को जो है कम यहाँ पे किया जा रहा है, क्यों, ताकि गैस जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इंटर कर पाए। इसी को हम लोग निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए कि निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इज लोवर्ड, atmospheric pressure forces air into the lungs, inspiration, ठीक है। the lungs expand until the pressure is equal inside and out,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देखिए ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा तो ये एक्सपिरेशन होगा, ठीक है। एज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट डिक्रीजेस the pressure increases, okay, air is forced out of the lungs until the air pressure inside and out of the chest is equal again, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग जो है इस टॉपिक को एनसीईआरटी से भी कवर कर लेते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए एनसीईआरटी में गिवन है कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ब्रीदिंग मींस इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन, ठीक है। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, inspiration during which the atmospheric air is drawn in and expiration by which the alveolar air is released out, ठीक है। अब देखिए the movement of the air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient, ठीक है, between the lungs and the atmosphere। हम लोगों ने बात करी क्योंकि गैस जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है मूव करती है, इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप ये वर्ड्स अब आपको परेशान नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर, ये देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। The diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostals between the ribs helps in the generation of such gradient, okay। Inspiration is initiated by the contraction of the diaphragm which increases the volume of the thoracic chamber। ध्यान दीजिएगा इंस्पिरेशन की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट the contraction of the external intercostal muscles lift up the ribs and the sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। तो ये याद रखिएगा कि जो हमारा चेस्ट एक्सपेंड करता है वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में एक्सपेंड करता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए द ओवरऑल इंक्रीज इन द thoracic वॉल्यूम causes a similar increase in the pulmonary volume, okay। An increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs, okay। that is inspiration। ये इंस्पिरेशन की बात हो रही है, इस टर्मिनोलॉजी से घबराना नहीं है, हमें एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का मतलब है, इंट्रा मीन्स विद इन, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, लंग्स के अंदर के प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। फिर देखिए ये डायग्राम आप देख सकते हैं 17.2a, ये डायग्राम हमें इंस्पिरेशन के बारे में बता रहा है। ये डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे ये देखिए ये रिब्स एंड स्टर्नम जो है वो आउटसाइड चेस्ट को एक्सपेंड कर देंगे जिससे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी और प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, इसी की बात हो रही है इंस्पिरेशन में। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स returns the diaphragm and the sternum to their normal positions and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to an increase in the intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure causing the expulsion of the air from the lungs, that is expiration। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया जिस वजह से गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगी आउटसाइड और ये हो जाएगी एक्सपिरेशन की प्रोसेस, ठीक है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स, ये फैक्ट है, इसको याद रखना है, ठीक है। A healthy human breathe 12 to 16 times per minute, okay। The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer which helps in clinical assessment of the pulmonary functions, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एक मिनट में जो है ब्रीदिंग मतलब इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन कितनी बार होती है, 12 से 16 बार, ठीक है।
ओके अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डिस्कशन का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। जो हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं या एक्सपिरेशन करते हैं इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। कलेक्टिवली टाइडल वॉल्यूम मतलब इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन, मतलब वन ब्रीदिंग इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम। अब इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, इसका मेजरमेंट कैसे होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। और इसको जो है मेजर किया जाता है स्पायरोमीटर के थ्रू, ठीक है। ये हम लोग डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर अभी भी आपको इसमें कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।